जय हिंद साथियों। देखिए आज फिर से आपके सामने काफ़ी लंबे समय बाद एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन लेकर आए हैं। और आज के क्लास में हम 21 जनवरी 2021 को सेकंड शिफ्ट में हुए जितने भी मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को बारी बारी से डिस्कस करने वाले हैं। और आज के वीडियो में हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में आपको बता दें, जो भी नए छात्र हैं, टोटल 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें से हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पार्ट 1 में 1 से लेकर 12 क्वेश्चन तक बताते हैं और फिर पार्ट 2 में 12 से लेकर जो 25 क्वेश्चन जो बचता है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। क्योंकि यदि एक ही वीडियो में टोटल क्वेश्चन करवाएंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, आप देख भी नहीं पाइएगा और मेरे लिए भी ये बर्डन हो जाएगा। ठीक, तो पार्ट 2 में आराम से हंसते खेलते हुए पढ़कर निकल जाएंगे और एग्जाम भी क्रैक हो जाएगा। तो देखिए आज हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। बहुत दिनों से तबीयत काफ़ी ख़राब था, अभी भी है, और कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए तब आपके सामने। नहीं तो हम कभी एब्सेंट करते भी नहीं, कोशिश भी नहीं करते हैं। ठीक, तो थोड़ा सा अभी मौसम का मिजाज भी थोड़ा चेंज है, तबीयत बहुत दब हो रहा है। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन है और ये सवाल जो है ना अक्सर स्टूडेंट को परेशान करते रहता है। प्राइम नंबर को लेकर अभाज्य संख्या है, बोल रहा है कि 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। साथियों आज मैं जो बता रहा हूँ अभाज्य संख्या के बारे में उसको आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा, हो सके तो लिख लीजिएगा। दुनिया को कोई भी नंबर आपको दे दे और बोले कि अभाज्य संख्या कौन सा इनमें से, ये आप निकालिए अभाज्य संख्या। तो देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इन चारों ऑप्शन में सबसे पहले देखना है जो नंबर है ना ये किस संख्या के स्क्वायर के जस्ट नीचे है। आप इस पॉइंट को लिख लीजिए। किसी भी अभाज्य संख्या को पहचानने का तरीका देखना है कि वो नंबर देखना है कि किस संख्या के स्क्वायर यानी वर्गों के कम है, जस्ट कम है, उसके पीछे है। तो ये सभी संख्याएं जो है ना 197, 199, सबसे ज्यादा 199 किस संख्या के स्क्वायर के कम है तो बोलिएगा 225, 15 के स्क्वायर से कम है ना, 14 के स्क्वायर से ज्यादा है, लेकिन हमको सबसे बड़ी संख्या जो मतलब कम होनी चाहिए कोई भी संख्या के स्क्वायर का। ठीक, तो 15 के स्क्वायर से सभी कम है। तो 15 के स्क्वायर से सब मतलब 225 जो है मेरे दोस्त, ये 15 के स्क्वायर है ना, 15 के स्क्वायर से सभी कम है। 15 तक जो है ना 1 से लेकर 15 तक जितने अभाज्य संख्याएं हैं, जितने भी प्राइम नंबर है उसको लिख लेना। ठीक, जैसे 15 तक क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है ना, 11 है, 13 है, उसके बाद कोई अभाज्य संख्या नहीं है। अब इतना तक लिख लीजिए। अब देखिए इन सभी अभाज्य संख्या को इनमें डिवाइड करिए। इन चारों ऑप्शन में जो डिवाइड हो जाता है वो अभाज्य संख्या नहीं होगी और जो नहीं होता है वो अभाज्य संख्या है। नहीं समझ आया होगा, कोई बात नहीं। देखिए हम अब इन चारों ऑप्शन में से 2 से कोई से डिवाइड करिए। 2 से कर देते हैं, कोई नहीं हो रहा ऑप्शन, तो पक्का है कि अगला चेक करेंगे। अब 3 से डिवाइड करते हैं। इन देखिए चारों ऑप्शन में 9 9 18 19 3 से डिवाइड नहीं, 9 2 11 3 से डिवाइड नहीं, 9 7 16 17 3 से डिवाइड नहीं, 9 3 12 1 13 3 से डिवाइड ये भी नहीं होगा, तो 2 से भी नहीं, 3 से। 5 से देखते हैं, 5 से तो होगा ही नहीं, इसे दिख रहा। अब 7 से डिवाइड क्या होगा, 7 दूना 14, 5 59 आ गया, नहीं कट रहा है। अब 191 देखते हैं, 7 दूना 14, 5 51 आ रहा है, ये भी नहीं कट रहा। फिर देखते हैं 7 दूना 14, 5 57 आ रहा है, ये भी नहीं कट रहा। फिर 7 दूना 14, 5 53 आ रहा है, ये भी नहीं कट रहा। ठीक, अब 11 देख रहे हैं तो 11 से भी नहीं कट रहा। देखिए 1 9 10, 10 माइनस 9 1, 11 के डिविजिबिलिटी के अनुसार हम बता देंगे। 2 हो गया, 2 में से 9 गया 7, 11 से डिविजिबल लेंगे, 7 1 8, 8 में से 9 गया, 9 में से 8 गया, तो कितना आएगा 1, 1 नहीं कट रहा है, 11 का मल्टीपल नहीं है तो नहीं कटेगा। 3 1 4, 4 9 में से 4 गया 5, 11 का नहीं मल्टीपल तो नहीं कटेगा। अब 13 से देख लेते हैं, 13 कम 13 6 69 आ रहा, नहीं कट रहा 13 से, ये भी नहीं कट रहा, 61 आ रहा है लास्ट में, ये भी नहीं कट रहा, 67 आ रहा है, ये भी नहीं कट रहा, 63 आ रहा। तो मतलब कि कोई संख्याएं नहीं कट रही है। इसका मतलब है कि चारों के चारों जो संख्याएं दी गई है ना अभाज्य संख्याएं हैं। आप चेक करके देख लीजिएगा, यदि नहीं होगा तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अब देखिए पूछा सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, सबसे बड़ी संख्या अभाज्य जो है ना वो 199 हो जाएगा।
लेकिन यदि हम बुक में बात करें तो क्वेश्चन बैंक में 191 आंसर दिया, तो या तो वो सबसे बड़ी नहीं बोल रहा होगा बल्कि सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं बोलता होगा, तभी जाकर जो है ना वो 191 किया है। तो सबसे छोटी बोलेगा तो 191 हो जाएगा, और सबसे बड़ी जो है ना वो हो जाएगा आपका 199 हो जाएगा। ठीक, सबसे बड़ी है और ये सबसे छोटी। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, जो तरीका बताया है कि अभाज्य संख्या को पहचानने का तरीका, वो ध्यान रखिएगा। कोई भी संख्या देखिएगा कि अभाज्य संख्या है या नहीं, वो देखिएगा किस संख्या के स्क्वायर के जस्ट नीचे है, जस्ट नीचे है। अब मान लिया जाए ये 47 जो है, बोलेगा अभाज्य संख्या है या नहीं, तो हम देखेंगे ये संख्या जो है किन संख्या के वर्गों से जस्ट कम है, तो बोलिएगा ये 7 के स्क्वायर से कम है ना, 7 के स्क्वायर से कम है। तो हम देख लेंगे 1 से लेके 7 तक जितना भी प्राइम नंबर है उसको लिख लेंगे, 2 है, 3 है, 5 है, ठीक है ना। उसके बाद कितना है आपका कम, इसके कम ही लिखना है, 7 जरूरी नहीं लिखना, कोई जरूरत नहीं है। इससे कम जितना है ना, ये इसको भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं। आप देखिए डिवाइड करिए, जो डिवाइड हो जाएगा वो अभाज्य नहीं होगा, जो हो जाएगा वो नहीं होगा, जो नहीं होगा डिवाइड वो अभाज्य नहीं होगा, वो अभाज्य होगा। जैसे कि देखिए 2 से डिवाइड मारेंगे 47 में नहीं हो रहा ना, अभाज्य होगा। या फिर 3 से ही देख लीजिए, नहीं हो रहा, अभाज्य होगा। 5 से देख लीजिए, अभाज्य होगा। 7 से नहीं कट रहा, मतलब अभाज्य होगा। जो कट जाएगा वो भाज्य होगा, सीधी सी बात। उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा साथियों। पहला सवाल था, कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। देखिए एक और सवाल है, बोल रहा एक विक्रेता ने 200 क्विंटल गेहूं 1200 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदे। उसने 10,000 रुपये उसके परिवहन और भंडारण पर खर्च किए। यदि वह 13 रुपये प्रति किलो की दर से यह गेहूं बेचता है तो विक्रेता का लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए एक विक्रेता है, उसका कॉस्ट प्राइस क्या है सबसे पहले ये पता कर लेंगे, और उसके बाद सेलिंग प्राइस पता कर लेंगे, उसके बाद निकाल लेंगे कितना % लाभ हो रहा है। तो 200 कुंटल गेहूं 1200 रुपये प्रति कुंटल की दर से खरीदता, मतलब कि 1 कुंटल का कीमत जो है 1200 रुपये, तो 200 कुंटल का कीमत कितना हो जाएगा, 1200 गुने 200 हो जाएगा, इतना हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। प्लस बोल रहा है कि 10,000 रुपये परिवहन पर भी और भंडारण पर खर्च करता है, तो प्लस ये भी 10,000 इसमें जुट जाएगा ना। अब देखिए बोल रहा है यदि हुआ 13 रुपये प्रति केजी की दर से गेहूं बेचता है, 13 रुपये प्रति केजी मतलब 1 केजी गेहूं बेचता है 13 रुपये में, तो टोटल 200 कुंटल बेचना है, तो 200 कुंटल गेहूं कितना में बेचेगा, 13 गुने 200 कुंटल, क्या 200 कुंटल का मतलब क्या होगा, 200 किलो, 200 गुने 100 हो जाएगा। 1 कुंटल बराबर कितना होता है, 100 किलो, तो 200 कुंटल गुने 100 किलो में बदले ना, तो इतना टोटल आ गया इसका सेलिंग प्राइस। अब देखिए हम इसको यदि करेंगे तो कितना आएगा, हम कट करते हैं, ठीक है ना। देखिए 4 जीरो यहाँ से करेंगे, हम यहाँ भी 4 जीरो करेंगे, यहाँ से भी 4 जीरो कट करेंगे, तो कितना आएगा, ये 13 दूना 26 आएगा ना। अब ये कितना 12 दूना 24, 1 25 आ रहा है ना। अब देखिए कॉस्ट प्राइस जो है उस विक्रेता का 25 रुपया और सेलिंग प्राइस मान लीजिए 26 रुपया, तो क्या होगा, लाभ होगा। लाभ कितने का होगा मेरे भाई, 1 का, कितने में, कॉस्ट प्राइस 25 है ना, 25 × 100 बराबर कितना आएगा, 4% आ। तो कॉस्ट प्राइस जो होगा इसका प्रॉफिट जो होगा वो 4%। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। साथियों हो सकता है आवाज में थोड़ा सा सुनने में परेशानी हो रहा हो, कम धीरे धीरे बोल रहे हैं, तबीयत सही नहीं है, गला बैठा हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आएगा आपके सामने। देखिए एक और सवाल है, और इस तरीके का सवाल भी बहुत पूछा जाता है, और इसमें भी बहुत सारे छात्र गलती कर बैठते हैं। कुछ फ्रैक्शन दिया हुआ आपके सामने, भिन्न दिया हुआ, इसको बोल रहा है रोही क्रम में लिखने के लिए क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखिए इसको चेक करने का बहुत सारा तरीका है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। मैं कोशिश करूंगा 2-3 मेथड बता दूं, जो आपको सुटेबल लगे उसको आप एडॉप्ट कर लीजिएगा।
जैसे आपको तो ये सिंपल दिख रहा, सबसे पहले छोटा छोटा भिन्न है, तो इसको आप भाग देकर भी कर सकते हैं। चेक देखिए 0.4 आ रहा है, एग्जैक्ट 4 आ रहा, कट रहा, ये 0.3 आ रहा, ये 0.7 दो 14 6 7 56 0.426 आ रहा। ठीक, इतना ही रहने देते हैं। अब देखिए सबसे अवरोही क्रम में बोल रहा है, मतलब क्या, घटते हुए क्रम में। घटते हुए क्रम में सबसे जो बड़ा होगा वही लिखाएगा। सबसे बड़ा क्या है इसमें 0.42 है ना, ये 0.40 है, लेकिन बड़ा ये है तो 3/7 पहले लिखाएगा। उसके बाद क्या लिखाएगा आपका 0.4 लिखाएगा, मतलब 2/5 लिखाएगा। उसके बाद 1/3 लिखाएगा 0.3। अब देखिए ये तरीका एक हो गया सिंपल, जो कि हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं। एक और तरीका क्या है ना, आपको क्या करिए कि 2/5 है, 1/3 है और 3/7 है, तो आप क्या करिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एक दूसरे को करिए। जैसे इसको 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, लिख देंगे इसके माथा पर 6। अब फिर 5 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा। अब इन दोनों में बड़ा कौन सा है, तो 6 आ रहा है, यानी ये इससे बड़ा होगा। ठीक होगा, पक्का है। अब इसका कंपैरिजन हम कर लेते हैं, इस दोनों से कर लीजिए या फिर इस दोनों से कर लीजिए, कोई जरूर। अब देखिए इसको करेंगे हम, यदि इसको करेंगे, इसको इससे सब दूना कितना आएगा 14 आएगा। अब इसको इससे करेंगे, इससे तो 25 15 आएगा, मतलब कि ये 14 और ये 15 है, मतलब इससे ये बड़ा है ना, और ये जो है इससे बड़ा है। तो सबसे बड़ा तो पता है 3/7 होगा, 3/7 सबसे बड़ा। उसके बाद क्या है, ये आएगा 2/5 होगा, तो 2/5 हो जाएगा। फिर उसके लास्ट में क्या आएगा 1/3 आएगा, आ जाएगा ना, सेम चीजें आ गए हैं ना वही। अब एक और तरीका बता देते हैं, देखिए इस तरीका को भी अपनाइए। देखिए 2/5 है, 1/3 है और 3/7 है ना। क्या करिए पहले देखिए नोमिनेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर का डिफरेंस कितना है। तो डिफरेंस जो है देखिए 3 यहाँ आ रहा, यहाँ पर डिफरेंस जो है वो 2 आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है 4 का डिफरेंस। आप क्या कीजिए सभी के डिफरेंस को इक्वल कर दीजिए। अब इक्वल तभी होगा जब इन सभी के डिफरेंस का एलसीएम लेकर इनके इन सभी नंबर से डिवाइड करेंगे। अब 3 2 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 2 और 4 का एलसीएम लिख देता हूं मेरे दोस्त 12 हो रहा, ठीक है ना। तो 12 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 गुने 2 कर देंगे, ठीक है, 4 गुने 2 बराबर 8 आएगा। फिर इसको 12 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा 6 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब ये क्या आएगा, ये 12 में डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। अब देखिए 8 6 और 9 में सबसे बड़ा कौन है, तो बोलिएगा 9 बड़ा है। 9 किसके सामने 3/7, तो 3/7 सबसे बड़ा है। उसके बाद क्या है 8 बड़ा है, मतलब 2/5 बड़ा है। उसके बाद क्या है मेरे दोस्त 1/3 बड़ा है ना, यानी सबसे छोटा 1/3 है, तो वही आ जाएगा। देखिए सब रिजल्टेंट सेम आ रहा है ना, सब रिजल्टेंट सेम आ रहा है। तो इस तरीके से आप जब भी फ्रैक्शन का मान दिया रहेगा तो इस तरीके से छोटा बड़ा आप फाइंड आउट कर सकते हैं। समय लगा इस क्वेश्चन को बताने में, लेकिन आपको कोई एक ही मेथड मतलब बनाना है एक ही मेथड से। आप चाहे तो सब मेथड याद रखिए, बहुत बार ऐसा क्या होगा ना, इसीलिए सब मेथड बताएं। देखिए एक स्टूडेंट जो खुद को इस चीज़ को झेला है या सीख चुका है ना, तो वो बताएगा कहाँ लड़का परेशान है। मान लीजिए हम आपको डिवाइड के रूल बताएं कि भाई देखो डिवाइड कर लो, सिंपल है, हो सकता है सिंपल ना रहा इतना खतरनाक रहे नीचे में। मान लिया जाए 1/543 रहता, 1 मान लिया 2/754 रहता या 3/645 रहता, तो कैसे करते, वहाँ पर डिवाइड करना में दिक्कत हो जाता। तो यहाँ इजी था तो बोले डिवाइड कर लीजिए, वहाँ पर फिर इस तरीके से रूल लगाते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, वहाँ से पता कर लेते हैं। फिर भी नहीं होता सा, अब फिर उसके बाद नहीं होता और कॉम्प्लिकेटेड रहता, तो फिर आप कॉम्प्लिकेटेड ही है ये। और यदि इजी और रहता तो आप क्या करते, इस तरीके से इसके डिफरेंस करते पहले नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर, उसके बाद इक्वल करके इस तरीके से निकाल। देखिए एक तरीके से नहीं हर तरीके से तैयार रहिए, तभी आज के टाइम में कंपटीशन में यदि 25 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ना, तो आप 25 के 25 बना कर आइए, ठीक। और मैं इसके लिए आपको तैयार कर दूंगा, भरोसा रखिए। अभी थोड़ा सा तबीयत सही नहीं चल रहा है, इसलिए हम नहीं ले रहे हैं ज़्यादा क्लास, ठीक है। पसंद आया मेरे दोस्त वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए एक और सवाल है,
बोल रहा है यदि एक निश्चित राशि पर 8% की वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज 4,000 रुपये पर 10% की वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है, तो पूछ रहा साधारण ब्याज पर जो राशि निवेश की गई उसका वैल्यू क्या होगा ये बताना है आपको। तो सबसे पहले 4,000 रुपये पर 2 वर्षों के लिए 10% के रेट से चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 10% का मतलब क्या हो जाएगा, 1/10। अब कोई धन 10 से कितना हो गया मेरे दोस्त, 11। तो अब देखिए 2 वर्ष के लिए ना, तो 2 पावर कर देंगे इन दोनों संख्याओं पर। अब देखिए ये जो आया है कोई राशि 100 से कितना हो गया, 121। ये क्या होता है, प्रिंसिपल होता है और ये अमाउंट होता है, यानी मिश्रधन होता है। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, दैट इज कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 21। अब देखिए क्या दिया हुआ, आप प्रिंसिपल कितना माने थे, 100 माने थे, लेकिन है असल में कितना, 4,000 है ना, तो कोई बात नहीं। तो आप 100 का वैल्यू कर लीजिए 4,000, 100 बराबर 4,000 माने, तो 21 बराबर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो 21 बराबर 21 चौक 84, 840 रुपया क्या है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। ठीक, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज से, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट से आधा है, क्या आधा है, साधारण ब्याज आधा है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 420 रुपया हो जाएगा। तो 420 रुपया सिंपल इंटरेस्ट है मेरे दोस्त। ये अब सिंपल इंटरेस्ट पता है आपको और प्रिंसिपल नहीं पता है, प्रिंसिपल ही खोज रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल क्या होगा, इनटू रेट कितना है 8, इनटू टाइम कितना, T/100 हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, P/R × T अपॉन 100। और सिंपल इंटरेस्ट क्या है, इस कंपाउंड इंटरेस्ट का आधा है, यानी 420 है। तो अब देखिए कैसे हो जाएगा, ये 4 42, 140 आपका, हाँ कोई बात नहीं, काटते हैं, 4 दूना 8, 7 दूना 140, क्या कटेगा, हाँ ये कट जाएगा 25 बार में। अब 25 गुने 70 करेंगे तो 175 हो जाएगा, यानी 1750 आ रहा है मेरे दोस्त प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है, साधारण ब्याज पर निवेशित राशि। यही ऑप्शन नंबर कोई है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए बोल रहा यदि त्रिभुज ABC बिंदु C पर समकोण बनाता है, यानी राइट एंगल बनाता है, जहां CD लंब जो है वो AB पर है और एंगल A जो है वो 55 डिग्री दिया हुआ है, तो पूछ रहा है एंगल ACD का मान क्या होगा ये बताना। सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, और ये फिगर कुछ इस तरीके का होगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल खींचेंगे पहले, उसके बाद C पर समकोण है तो C पर समकोण हो जाएगा ये। बाकी AB जहां मन करे वो नाम दे दीजिए, ABC। ठीक, जहां बोल रहा CD लंब AB पर, यानी इस AB पर, यानी हाइपोटेनस पर जो है ना, ये CD लंब है, इस तरीके से लंब है, 90 डिग्री है। ठीक, CD। ठीक, अब एंगल A का मान जो है वो 55 डिग्री दिया हुआ, कोई बात नहीं, 55 डिग्री। अब एंगल ACD का मान पूछ रहा है, यानी एंगल A, इस एंगल का मान पूछ रहा है क्या होगा। अब देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है, ये 90 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, तो ये कितना बचेगा, बाकी का 90, ये 90 अकेला हो गया, तो बाकी ये दोनों मिलकर 90 ही होगा ना इस त्रिभुज में, त्रिभुज ACD में। तो ये 55 हो गया, ये कितना बचेगा, 35 बचेगा ना। 35 से 55 कितना हो जाता, 90 हो जाता, तो 35 डिग्री कोई ऑप्शन है, 55 और 60 नहीं, एंगल ACD पूछ रहा ना, तो 35 डिग्री ही होगा, एंगल ACD 35 डिग्री होगा। कोई ऑप्शन देख लेते हैं, 35 डिग्री ही होगा। 55 नंबर का ए है दिया हुआ, 30 डिग्री बोल रहा है, लेकिन 30 डिग्री तो बिल्कुल भी नहीं होगा, 35 डिग्री है, सॉल्यूशन में 35 डिग्री है, तो सुधार लीजिएगा। ठीक ना, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, बनाने की कोई जरूरत ही नहीं। देखिए इस तरीके का सवाल जब भी आ जाता है ना, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं करना है। बहुत सारे लोग शॉर्ट्स बना के इसको डालते हैं, बहुत ही सिंपल है। बोल रहा 200 ग्राम जो है 1 किलोग्राम का कितना भाग है, तो 200 ग्राम हम लिख देंगे। ठीक, 1 किलोग्राम का कितना भाग है, मान लेते हैं 1 किलोग्राम का x भाग होगा। ठीक, बस बराबर कर देंगे 200 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना भाग होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ ग्राम में है और यहाँ किलोग्राम में रख देंगे, दोनों को एक चीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो ये ग्राम को किलोग्राम में बदल लीजिए या फिर इस किलोग्राम को
ग्राम में बदल लीजिए। लेकिन यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, किलोग्राम को यदि आप बदलिएगा ग्राम में तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 जीरो 2 जीरो खत्म, 2 पचे 10, तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर 1/5 आ जाएगा। ठीक, 1/5 आ जाएगा, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप इसको भी डायरेक्ट 1000 से डिवाइड कर सकते थे, जैसे 200 है ना, 1 किलोग्राम इंटू एक्स है, ये ग्राम है, ये किलोग्राम है, इसको हम किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे ना, तो देखिए 5 बार में कट रहा है, तो x बराबर क्या आएगा, 1/5 आ रहा है ना, सेम चीज है। तो जैसे आपका मन करे वैसे करिए, लेकिन क्वेश्चन बनाकर आइए। देखिए एक और सवाल है, बोल रहा कि बालाजी ने अपनी कुल निवेशित राशि के 1/7 को 4% पर, 1/2 को 5% पर और शेष को 6% की दर पर 1 वर्ष के लिए क्या करता है, निवेश किया। उसे कुल 730 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ। तो पूछ रहा कि कुल निवेशित राशि कितनी है, मतलब जो इन्वेस्टमेंट किया था उसकी राशि क्या है। तो देखिए ऐसा सवाल जब भी है ना, मैं शॉर्टकट आपको करने का तरीका बता रहा हूँ, उस फॉलो मेथड को जरूर फॉलो करना। जैसे दिया हुआ है 1/7 राशि, ठीक, दूसरा दिया हुआ है 1/2 राशि, और तीसरा जो शेष राशि बोला गया, शेष राशि का मतलब हमको नहीं पता है। तो देखिए यहाँ फ्रैक्शन में आ गया, फ्रैक्शन में राशि दिया हुआ। तो आपको मैं हमेशा बताता हूँ कि जब भी फ्रैक्शन में कोई चीज आए ना, तो जितना जल्दी हो सके कोशिश करिए कि उस फ्रैक्शन से बाहर निकलने का। तो इस फ्रैक्शन से बाहर निकलने का एक ही तरीका होता है कि इसके जो डिनोमिनेटर है, यानी हर जो है, इन सभी हर के एलसीएम से हम इन सभी में फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 7 और 2 कितना होगा, 14। तो मान लेंगे टोटल जो राशि होगा ना, टोटल राशि होगा वो 14 होगा, ठीक है ना, 14 होगा। तो 14 होगा राशि, तो 1/7, 14 का 1/7, कुल राशि हम माने 14, तब बोल रहा निवेशित राशि के 1/7, मतलब 14 का 1/7 क्या होगा, 2 हो जाएगा। ये 14 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, फ्रैक्शन से बाहर आ जाइएगा, तो ये क्या आएगा, 7 राशि, सॉरी ये 2 राशि आ जाएगा, ये 7 राशि आएगा। अब बाकी 2 + 7 9, बचेगा 5 राशि, तो 5 राशि ये होगा, यानी 5 राशि बचा हुआ ये। अब 2 राशि को, अब 1/7 के बजाय बोल रहा कि 2 राशि को 4% पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 4% पर इन्वेस्टमेंट करा दीजिए। 1/2 के बजाय अब बोल रहा है कि 7 राशि को कितना परसेंट पे, 5% पर इन्वेस्टमेंट करा दीजिए। अब जो शेष राशि है, शेष राशि मतलब 5 राशि कितना परसेंट पर, 6% पर इन्वेस्टमेंट करा दीजिए। 1 वर्ष के लिए बोल रहा, तो एक एक मल्टीप्लाई करिएगा तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो नहीं भी करिएगा तो चलेगा। तो क्या हो जाएगा, ये 8% ये हो जाएगा, और ये 35% हो जाएगा मेरे दोस्त, और ये 30% हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान रखिएगा। अब देखिए बोल रहा कि कुल ब्याज जो है 730 रुपये प्राप्त होगा। तो देखते हैं, ब्याज की बात करते हैं, तो इसका ब्याज क्या हो जाएगा, ब्याज क्या है आपका, 8%, 35% और 30%, 73% होता है। तो टोटल हम जोड़ देते हैं यदि, तो 73% का वैल्यू मेरे दोस्त कितना आ रहा, 730 आ रहा। तो आपसे पूछ रहा निवेशित राशि कितना माने थे, 14 माने थे, तो 14 का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। ये 73% का वैल्यू है, ठीक है ना, तो 73% का वैल्यू इतना दिया हुआ है मेरे दोस्त, तो आपका 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और ये परसेंटेज है ना, अब इसको भी परसेंटेज में हम बदलेंगे, नहीं तो इसको 100 से, देखिए 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा ना, परसेंटेज को फ्रैक्शन में हम बदलें, बराबर 10 है। ध्यान दीजिएगा परसेंटेज में, लेकिन राशि जो माने एकदम होल नंबर में माने, परसेंटेज में नहीं माने है। तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा ना। तो आप टोटल राशि कितना माने थे, 14, 14 बराबर क्या हो जाएगा, 14 पे 3 जीरो है, तो 3 जीरो राशि इसका हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। अब देखिए इस क्वेश्चन को डायरेक्ट अटेम्प्ट करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। आप टोटल राशि कितना मान लिए थे, इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए 14 मान लिए थे ना। ऑप्शन में क्या करना है, देख लेना है कि टोटल राशि हम 14 माने, यानी 14 का मल्टीपल होना ही चाहिए कोई भी ऑप्शन। तो ऑप्शन ए और बी ऑप्शन एलिमिनेट तो ऐसे हो गया मेरे दोस्त, बाकी बचता है ऑप्शन बी और सी। तो बी भी 14 का मल्टीपल और सी भी है 14 का मल्टीपल। तो देख लीजिएगा, यदि 2 मैच कर रहा है तो आगे कैलकुलेशन करके आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो एक ही मिल जाता तो ठीक है, हम वहाँ से बल्ले बल्ले कर निकल जाते हैं। तो ये जरूर मेथड अपनाइएगा, कि हम वही बताना चाह रहे थे लेकिन सोचे नहीं पहले लास्ट में बताएंगे, इसको बेसिक बता देते हैं। ठीक, तो पहले आपको ऑप्शन के माध्यम से चेक कर लेना है।
देखिए इस तरीके का सवाल जो है सभी स्टूडेंट लगभग कर लेंगे, लेकिन जल्दी करना है आपको तो कैसे करिएगा, ऑप्शन के माध्यम से। दिया क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 11xy प्लस 24y²। अब देखिए ऑप्शन में क्या, कोई एक चीज पकड़ लीजिए। जैसे हम 24y² पकड़ लिए तो देखते हैं y² क्या आ रहा, 24y² आ रहा ना, तो 8 × 24 y² माइनस माइनस प्लस 24y² प्लस में आ रहा, ये ऑप्शन हो सकता है। ये भी ऑप्शन हो सकता है 8y प्लस 3y करेंगे मल्टीप्लाई तो 24y²। ये आ जा रहा -24y², ये भी -24y² आ रहा, तो दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब बचता है क्या है, प्लस 11xy। तो देखिए प्लस 11xy क्या आएगा, -8xy -3xy, तो -11xy आ रहा मेरे दोस्त, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो बचता है ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 8y इंटू एक्स, 8xy प्लस 3y इंटू एक्स, 3xy, तो 8 और 3 कितना, प्लस 11xy आ रहा है ना, 11xy, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बनाने की जरूरत ही नहीं। ठीक, देखिए एक और सवाल है, बोल रहा है उस समबाहु त्रिभुज का तीसरा शीर्ष ज्ञात कीजिए जिसके दो शीर्ष आपके सामने दिया हुआ है 2, 4 और 2, 6 दिया हुआ है, और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लेते हैं और इसका नाम दे दीजिए ए, बी और सी। ठीक, पहला मान लेते हैं कि जो है वो है 2 और 4, इसी को मान लीजिए 2 और 4। दूसरा दिया हुआ 2 और 6। ठीक, तीसरा हमको नहीं पता, तीसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा यही आपको बता करना है। तो देखिए जो भी कोऑर्डिनेट होगा, ए बी का जो डिस्टेंस होगा, जो बी सी का होगा वही ए सी, तीनों बराबर होगा डिस्टेंस होगा ना। तो हम तीनों डिस्टेंस को बराबर करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर आप चाहे तो इस वैल्यू को ही पुट कर देख लीजिए। मान लेते हैं √3 और 5 को हम यदि एक बार पुट करते हैं, और मेरा सजेशन है कि आप वैल्यू पुट कर जल्दी जल्दी सेटिस्फाई करा के निकल जाइए, क्योंकि टाइम बचाना है वहाँ पर, और टाइम बचाने के लिए आपको वैल्यू पुट करना होगा। अब देखिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर डिस्टेंस निकालने प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट होता है ना। तो देखिए 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर करिएगा तो क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर करिएगा तो ये पक्का है कि ये जो रूट में आ रही है संख्या √3 माइनस 2 करिए या 2 माइनस √3 करिए, ठीक ना, प्लस क्या हो जाएगा 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर, यानी जो भी आएगा वो क्या चीज में आएगा, रूट में ही आएगा, रूट के बाहर नहीं आएगा ना, क्योंकि रूट इस तरीके का जब स्क्वायर करिएगा तो क्या आएगा, रूट के अंदर। अब यहाँ पर देखिए ये क्या आएगा, यहाँ पर B और C का डिस्टेंस निकालिएगा तो 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर उसी तरीके से करिएगा, 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये क्या आ रहा, ये 2 आ रहा, ये 2 आ रहा, और यहाँ पर जो भी आएगा वो रूट के अंदर, यानी बराबर नहीं है, भुजा सभी बराबर नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया ऐसे ही, √3 और √5। और 2 प्लस √3 को यदि हम करते हैं तो क्या आएगा, 2 प्लस √3 और कितना लेते हैं 5 लेते हैं, तो देखिए घटाइएगा तो कितना आएगा, √3 आएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, 3 आएगा, और उसके बाद फिर ये आएगा 1 आएगा, ठीक ना, 1 इस 5 माइनस 4 1 आएगा, यानी 4 बराबर 2 आ रहा, और 2 ये भी आ रहा और ये भी आ रहा, यानी इस पर जो है ना बैठ जाएगा, पूरे संभावना इस पर जो है ना वो बैठ जाएगा। अब देखिए 2 पर भी बैठा कर देखिए 2 5 पर बैठा कर देखिए 2 2 का 0 का स्क्वायर 0 आ रहा, 4 5 1 आ रहा, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी देखिए कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या आएगा, 2√3 बैठाइएगा यदि तो कितना आ जाएगा आपका 2√3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये भी संभव नहीं है, ये भी रूट के अंदर आ रहा है, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी ही बचता है, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, साथियों देखिए एक और सवाल है, बोल रहा है यदि 2/11 को -5/14 के व्युत्क्रम से गुना किया जाए तो इसका मान क्या होगा। तो जो भी चीज होगा उसको गुना किया जाएगा, एक प्लस है और दूसरा माइनस है, तो प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिक्स है कि माइनस रिजल्टेंट देगा,
तो माइनस वाला ऑप्शन जो भी होगा यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया। ठीक, अब देखिए तय करते हैं 2/11 को हम क्या चीज से मल्टीप्लाई करते हैं, -5/14 के व्युत्क्रम। इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, तो -14/5 हो जाएगा। तो इसको हम -14/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, -28/55 आ जाएगा। यही रिजल्टेंट पूछ रहा था क्या होगा, तो इसका मान क्या होगा, -28/55। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बोल रहा कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ए बी प्लस सी, ए बी माइनस सी और -a और c है। तो देखिए जब भी ऐसा सवाल रहे कि कोई त्रिभुज दिया रहे और उसके तीनों शीर्ष का वैल्यू दे दिया जाए आपको और पूछे एरिया क्या होगा, तो मैं फार्मूला लिखने जा रहा हूँ। उस फार्मूला को हमेशा के लिए याद रखिएगा। जैसे ये त्रिभुज है, इसका तीनों शीर्ष क्या है, एक है ए बी प्लस सी है, दूसरे का क्या है ए है और बी माइनस कितना है, बी माइनस सी है, और ये तीसरा क्या है -a और c है। ठीक ना, तो इसका क्षेत्रफल जो होता है मेरे दोस्त, एरिया का जो फार्मूला होता है लिख लीजिएगा, एरिया बराबर होता है 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 होता है। ठीक, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, और ये मोड में होता है। ठीक है ना, मोड में होता है, कभी भी एरिया निगेटिव में आए तो उसको आप पॉजिटिव मान लीजिएगा। ठीक ना, एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये हमेशा जो होगा वो पॉजिटिव में ही होगा। ठीक, अब देखिए 1/2, अब x1 किसी को आप मान लीजिए, इसी को मान लीजिए x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक, अब x1 की जगह a हम देंगे a इंटू y2 माइनस y3 क्या हो जाएगा, ये मान लेंगे b माइनस सी माइनस y2 माइनस y3 क्या है c हो जाएगा, प्लस x2 क्या है a माने हैं a इंटू y3 माइनस y1 मतलब c माइनस b माइनस c हो जाएगा, y3 c होगा माइनस y1 क्या है b प्लस सी, तो माइनस करेंगे तो माइनस b माइनस सी हो जाएगा, c माइनस b माइनस सी। ठीक, प्लस x3 क्या हो जाएगा यहाँ पर -a, तो -a इंटू y1 माइनस y1 कौन सा है b प्लस सी है, तो b प्लस सी माइनस y1 क्या हो जाएगा, सॉरी y2 क्या हो जाएगा b माइनस सी है ना, तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस b और ये प्लस सी हो जाएगा ना, माइनस प्लस और माइनस b हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से जो कटता है उसको काट दीजिए, देखिए c कैंसिल हो रहा और यहाँ पर देखिए b भी कैंसिल हो रहा। ठीक, यहाँ पर तो ये फिक्स है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ आपका हो जाएगा 1/2 इंटू ये क्या हो जाएगा आपका ab माइनस 2ac हो जाएगा, माइनस सी माइनस टी सी माइनस 2c गुने ए करेंगे कितना आएगा -2ac प्लस ये कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा माइनस ए बी हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा माइनस ए बी, और ये कितना हो जाएगा +2c माइनस 2ac हो जाएगा। ठीक, माइनस 2ac आएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं। अब देखिए ए बी कैंसिल हो गया, -2ac माइनस 4ac, मैं लिख देता हूँ यहाँ कितना आएगा -4ac, ये क्या चीज में है, मोड में है, बटे ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1/2 है ना, तो हम बोले ना 4ac प्लस में ले आना, बटे 2 है ना, 1/2 क्या हो जाएगा 2ac आ जाएगा ना, प्लस में हमेशा आएगा, ध्यान रखिएगा। तो +2ac ऑप्शन कोई है, +2ac ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो बताएं समय लग गया बताने में, लेकिन जब आपको ये फार्मूला याद रहेगा ना मेरे दोस्त, तो आप तुरंत कर लीजिएगा, 20 से 30 सेकंड के अंदर कर लीजिए, बस ये फार्मूला ध्यान रखिए। ठीक, और ये शॉर्ट फॉर्म इसका आएगा तो मैं सोर्स में बता दूंगा। देखिए फिर से एक सवाल आ गया, और किलोग्राम वाला जो क्वेश्चन बताया सेम उसी के जैसा है। बोला 72 में कितने 1/3 है, ये आपको बताना है, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का। तो 72 में 1/3 कितना है हमको नहीं पता है, तो मान लेते हैं 72 में जो है ना
वो x तिहाई होगा, मतलब x तिहाई होगा। कितने तिहाई है? 72 में मान लेते हैं कि x तिहाई होगा, ठीक। 72 बराबर x का 1 तिहाई इतना होगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 72 गुने 3 हो जाएगा। करेंगे तो क्या आएगा? 6 सतिया का 216 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 216 तिहाई है 72 में, ठीक ना। क्योंकि देखिए 216 को 216 क्या बताया अभी, 72 में टोटल जो है ना वो 216 एक तिहाई है। एक तिहाई, एक तिहाई, एक तिहाई, एक तिहाई, ऐसा जब 216 बार कर दीजिएगा ना तब 72 आ जाएगा। अब देखिए 216 एक तिहाई, देखिए आप 216 है ना, एक तिहाई ऐसा ऐसा जोड़िएगा ना, एक तिहाई 216 बार जोड़िएगा तब जाकर जो है ना वो आएगा 72 आएगा, ठीक। या तो फिर आप 216 को एक तिहाई से मल्टीप्लाई करिए, देखिए 72 आता है कि नहीं। 3 सतिया का 3 दूना 6 आ रहा है। तो इस तरीके से ऐसा ऐसा छोटा छोटा क्वेश्चन देता है कंफ्यूज करने के लिए, हवाना नहीं। जब भी क्वेश्चन आए तो पेशेंस के साथ, कूल माइंड के साथ क्वेश्चन को निपटा देना, ठीक। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा आज का सेशन। काफ़ी लंबे समय बाद करा रहे हैं, मैं अभी बढ़िया से बोल नहीं पा रहा, ठीक ना। खांसी है बहुत जोर, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं करवाऊंगा एनटीपीसी का तो पूरा मैं करवा दूंगा, ठीक ना। बाकी पढ़ते रहिए, लगे रहिए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए आगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।